चलिए, तो हमें पढ़ना है आज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर चारों तरफ फैला हुआ है, ये बात आपको पता है। देखो क्लाइमेटोलॉजी में एकदम मजा आ जाएगा, सच बता रहे हैं हम, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। क्लाइमेटोलॉजी पूरा ऐसा सेक्शन है, तो सागर कह रहा होगा हर क्लास में यही बोलते अच्छा है ना। क्लाइमेटोलॉजी में हर क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, यानी आपको रटना बहुत कम पड़ेगा। और क्लाइमेटोलॉजी तुम देखोगे कि क्लास के अंदर ही याद हो जाएगी, घर जाके आप एक बार 5 मिनट 10 मिनट रिवाइज करोगे, काम खत्म। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमें ये बताओ, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर आखिर देखने को मिलता क्यों है? ये अर्थ से दूर क्यों नहीं जाता? अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, अर्थ चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है सन के, ड्यू टू ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ के पास जो एयर है वो इससे दूर भाग नहीं रही है। पता है अर्थ कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे? 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। समझ रहे हैं बात को? तो इतनी स्पीड से रोटेट और रिवॉल्व करने के बाद भी एयर इससे दूर नहीं जा रही है ना? समझ रहे हैं? जैसे एक गंजा आदमी बिग लगाए हो, है ना, और हवा बहुत तेजी से चल जाए तो काम साफ हो जाएगा। ऐसे ही एयर का काम क्यों नहीं साफ होता है अर्थ से? क्योंकि इसने ग्लू लगा रखा है, और इस ग्लू का नाम है जी फॉर ग्लू, जी फॉर ग्रेविटी। समझ गए बात को? क्लियर बात है? अब एक बात यहीं पे और बताओ हमको कि एक चीज समझते हैं हम जरा यहां पे। अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस और मोर, कम होती जाएगी। अर्थ सरफेस से हम जितना ऊपर जाएंगे डेंसिटी ऑफ एयर विल लेस। तो यानी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोस्ट एट नियर द अर्थ सरफेस, है या नहीं है? अब यहीं पे हमें एक और कॉन्सेप्ट सीखना है, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है प्रेशर। फोर्स, आपके सर के ऊपर कितना फोर्स लगा, है ना? अगर 20 kg वेट रख दिया हमने, है ना, और हमने रख दिया 40 kg वेट, कब ज्यादा फोर्स लगेगा? 20 पे 40 पे? 40 पे ज्यादा फोर्स लगेगा सर पे, तो प्रेशर कब ज्यादा होगा? 40 kg पे 20 kg पे? 40 kg पे। यानी आपके सर का सरफेस एरिया तो वही है, सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पे क्या चेंज हो रहा है? फोर्स। और फोर्स चेंज हो रहा। फोर्स अगर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर आपके सर के ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन अगर आपने सर बड़ा कर लिया और फोर्स उतना ही है, तो बड़ा हो गया अगर ये एरिया, तो प्रेशर कम हो जाएगा। सही बात है या गलत बात है? समझ गए बात को? अब अगर हम आपसे पूछे यहां पे कि चलिए आप प्रेशर समझ गए, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। यानी अच्छा, एटमॉस्फेयर में होता क्या है? एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? एयर से, गैसेस से। एटमॉस्फेयर किससे बना हुआ है? ग्लास हाउस ऑफ एयर अराउंड दी अर्थ, अर्थ सरफेस। नहीं समझे बात को? समझ गए? अच्छा, जो ये एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसेस का ही तो मिक्सचर है, हाँ या ना? नहीं समझ में आई बात भाई? क्लियर हो गया एकदम? बोलो, मजा आ रहा है? अरे कुछ हो रहा है भाई। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एयर मॉलिक्यूल का वेट है जो आपके सर के ऊपर लग रहा है, हाँ या ना? वेट ऑफ एयर जो किसके सर के ऊपर लग रहा है? आपके सर के ऊपर। इसी को हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर मॉलिक्यूल जितने आपके सर के ऊपर ज्यादा उतना ही प्रेशर, और जितने कम उतना ही प्रेशर। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? क्लियर हो गया एकदम? देखो,
अब यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक बंदा जो खड़ा है हिल पे, एक बंदा जो खड़ा है प्लेन्स पे, किसके सर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा फील होने वाला है, हिल के या प्लेन? प्लेन वाले का। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाते पहले तो सब इसका हिल आंसर देते हैं, लेकिन जितना ही एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या हुई? कम हुई। डेंसिटी कम होने के साथ साथ अगर अर्थ सरफेस से यहां तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है तो इस बंदे के सर पे इतने एयर मॉलिक्यूल हैं, अगर एयर कॉलम बना दें हम, और इस बंदे के सर पे इतने एयर मॉलिक्यूल हैं, तो किसका एयर कॉलम बड़ा है? सर प्लेन वाले का। तो किसके सर के ऊपर वेट ज्यादा है? प्लेन वाले के। एक तो इसके सर के ऊपर बड़ा एयर कॉलम है, और दूसरा रीजन क्या है, जहां पे ये है वहां पे एयर मॉलिक्यूल डेंस भी ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, और दूर जाने पे डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी समझते हो आप क्या होती है? पर यूनिट नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में फॉरेस्ट है, पेड़ हैं, मान लो 10 पेड़ हैं, और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मान लो 30 पेड़ हैं, तो कहां की डेंसिटी ज्यादा है, प्लेस ए या प्लेस बी? प्लेस बी। डेंसिटी क्या होती है? गहन, घना, है ना? तो कहां डेंसिटी ज्यादा होगी, नियर अर्थ सरफेस या फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां ज्यादा होगा, नियर अर्थ सरफेस, फार फ्रॉम द अर्थ सरफेस? नियर अर्थ सरफेस। नहीं समझ आई बात? क्लियर हो गया? अब हम आपको वो बताने जा रहे थे कि व्हाई वी अवॉइड कॉलिंग एटमॉस्फेयर एज अ ब्लैंकेट, ये बता रहे थे ना हम। सो वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन ग्लास हाउस एंड ब्लैंकेट। तो एक बात बताओ, अगर हमारे पास वाटर है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और इसको वेपर बनाना है, वाटर वेपर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, हीट देनी पड़ेगी। और अगर इसको फिर वाटर वेपर से फिर से वाटर बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। सही बात है। यानी वाटर वेपर तब तक वेपर रहेगा जब तक इसके अंदर क्या रहेगी? सही बात है या गलत बात है? इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, है क्या? नहीं है ना? अब देखो यहां पे एक बात समझो जरा ध्यान से, ठीक है? हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, अब मतलब कहने का है अगर एयर में वाटर वेपर देखने को आपको मिले तो यानी इसका मतलब है एयर कैसी है? वार्म है। और एयर तब तक वार्म रहेगी जब तक उसमें क्या रहेगा? यानी वाटर वेपर। और वाटर वेपर तब तक वाटर वेपर रहेगा जब तक उसमें हीट रहेगी। यानी वाटर वेपर क्या कर रहा है? एयर को वार्म कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर एयर को वार्म कर रहा है तो एज अ ब्लैंकेट कौन वर्क करेगा एटमॉस्फेयर में? नहीं समझे मेरी बात को? आपने बीच में मिस तो नहीं किया कुछ भी? सारा समझ गए? क्यों हम एयर यानी एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट नहीं कहेंगे, हम ब्लैंकेट किसको कहेंगे? सिर्फ वाटर वेपर। नहीं क्लियर हुई बात? समझ गए एकदम? अब हम एटमॉस्फेयर को क्या कहेंगे? ग्लास हाउस। ग्लास हाउस क्यों कहेंगे? देखिए, सन से आने वाली जो रेज हैं, चलो यही बना देते हैं सन छोटा सा, वैसे तो सन बहुत बड़ा है अर्थ से, ठीक है? सन से आने वाली जो रेज हैं उनको हमारा एटमॉस्फेयर क्या अर्थ की सरफेस तक आने देता है या नहीं? आने देता है। तो ऐसा तो सिर्फ ग्लास में ही पॉसिबल है कि लाइट एनर्जी आपकी सारी की सारी एंटर कर जाए, है ना? और बाकी अर्थ में जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ आपका वापस भी आएगा। तो क्योंकि सन से आने वाली एनर्जी को आने देता है लेकिन जाने वाली में से कुछ रख लेता है और कुछ जाने देता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ग्लास हाउस। तो एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्लास हाउस, व्हाइल वाटर वेपर अराउंड द अर्थ इज नोन एज ब्लैंकेट दैट regulates the temperature of atmosphere. यस, तो मिरर कहलाता, लेकिन मिरर में एंट्री नहीं हो पाती ना।
नहीं समझे मेरी बात को? ये ग्लास हाउस वाला स्टेटमेंट सीडीएस में शायद नेक्स्ट जो प्रीवियस हुआ था उसमें आया था ये स्टेटमेंट, ग्लास हाउस वाला, अप्रैल वाले में। हाँ, इसी साल के अप्रैल वाले में। तो हम सारे एकुमुलेट कर रहे हैं क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक वाइज, सारा पीवाईक्यू टॉपिक वाइज करा रहे हैं हम अलग अलग से। ब्लैंकेट वाटर वेपर और ग्लास हाउस एटमॉस्फेयर, हीट है इसलिए उसे ब्लैंकेट वर्ड्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ में आई बात? आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, चलें आगे। ओके तो अच्छा एक बात बताओ यहीं पे, ये बताओ कि वाटर वेपर क्या एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है वाटर वेपर? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है वाटर वेपर? हाँ। जब भी वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें सबसे पहला ऑप्शन देता है वाटर वेपर। और इंसान सोचता है वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस हो गई तो फिर धरती ही पलट गई है तो लेकिन यस, दोज गैसेस विच ट्रैप्स हीट आर नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो वाटर वेपर भी हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है, और ये भी एक ग्रीन हाउस। रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं समझ में आई बात? आ गई? चल सकते हैं आगे। ओके तो इतनी बात हो गई हमारी, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इसमें नोट डाउन करना है आपको, कर लो जल्दी से, जल्दी से करो, बस टाइम मत लगाना। कर लिया आपने? हाँ, नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कुशाग्र ग्रुप में भेज दीजिएगा बाद में ये वाले नोट्स। हाँ सेम यही। तुम जगह छोड़ के क्यों गए अपनी? तो नहीं आओगे, हम वो हटा देंगे ना। ऐसा ही है, नहीं आओगे? आओगे? आना चाहते हो क्या? नहीं आना चाहते हो ना, तो वो मैं कट कर दूंगा उतना। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ ऊपर नहीं मैं तो एडिटिंग करके कट कर दूंगा ना उधर। वो मैं जब तुम लोगों ने वीडियो देखी होगी तो कभी कभी आधा फेस आता है मेरा। आधा फेस इसलिए तो आता है क्योंकि कट कर देते हैं, और तो कोई आ ही नहीं सकता फ्रेम में। तुम यहाँ डाल लोगे चेयर फिर भी नहीं आओगे। क्रॉप कर देते हैं ना हम उतना, हम यहाँ तक क्रॉप कर देते हैं, तो तुम्हारा सर अगर यहाँ तक आएगा तो भी क्रॉप हो जाएगा। उसे सामने बैठ जाओगे तब तो यही नहीं दिखेगा। चले आगे, हो गया भाई? अरे वो एक स्टूडेंट है यार, वो पता नहीं कहाँ, वो मैसेज वैसेज कुछ उठा ही नहीं रहा है, तो उसी के साथ शुरू करना था हमको। हाँ ट्रायल क्लास तो वही है, लेकिन ट्रायल तो देना ही नहीं है किसी को ऑनलाइन में भी। हाँ ले सकते हो 4-5 दिन क्लास, जैसे आप लोगों से जैसे किया कि आते रहो फिर दे देना, वैसे ही है बस। छुपा हुआ क्या रखना है, हमारे पास क्वालिटी की कमी थोड़ी ना है, और हम तो ट्रुथ के साथ काम कर रहे हैं। बैठ जाओ हिमांशु, कहाँ बैठना है मुझे बताओ। ओके हिमांशु नहीं आया?
बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू किया है यार हमने। हाँ, हम ऐसे ऐसे सेक्शन हिट कर देंगे आप लोगों के साथ कि क्वेश्चन ज्यादातर वहीं से टेक होने वाले हैं। मतलब अगर आपने पढ़ लिया तो जीएस तो टॉप से कम नहीं। जीएस में तो कराएंगे ही कराएंगे हम। इस बार देखते जाओ तुम क्या तहलका मचाएंगे। अरे यार उल्टा ही लिख दिया हमने। सॉरी सॉरी, हम तुम्हारा वो चलता रहा ना मेरे दिमाग में इस बार। यस ओके, तो अगर हम बात करेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन की और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो सन से जो आने वाली रेज हैं ये तो इनकमिंग होती हैं और इनकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट। वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट। सोलर मतलब रिलेटेड टू सन, सन से आ रही हैं। रेडिएशन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। देयर आर 4, वैसे तो 3 हीट ट्रांसफर के मेथड होते हैं, आपने शायद सुना होगा। वन इज कंडक्शन, अनदर इज कन्वेक्शन एंड अनदर इज रेडिएशन। सुना है? दीज आर 3 मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन किस में होता है? मेटल्स में, सॉलिड्स मेटल्स में। और कन्वेक्शन किस में होता है? फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स बोले तो लिक्विड, लिक्विड भी और गैस भी, दोनों फ्लूइड्स होते हैं। कन्वेक्शन करंट सुना है ना आपने? कन्वेक्शन करंट, जैसे आपने किसी कंटेनर में पानी गर्म करना है, कर रहे हैं, किसी कंटेनर में आपने पानी गर्म करना है, ठीक है। इस कंटेनर में जब आप पानी गर्म करोगे तो बॉयल होगा पानी, होगा नहीं होगा? बताओ भाई, होगा। तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये जहां पे बर्नर लगा है वहां के मॉलिक्यूल ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल हो गए हीट, और हीट होके हर चीज क्या होती है? हल्की। लाइटर हो जाती है ना? नहीं होती है? लाइटर होती है। लाइटर चीज ऊपर भागी, लेकिन नीचे वाले जैसे ही ये ऊपर पहुंचे वैसे ही नीचे वाले और लाइटर आ रहे हैं, तो नीचे से वो धक्का मारेंगे इनको, ये कहां चले जाएंगे? साइड में, वो ऊपर आ गए। ये कन्वेक्शन करंट अभी नहीं पूरा हुआ, अभी सुनो। यस, ये भी नीचे आएंगे। ये मॉलिक्यूल जो इधर शिफ्ट हुए थे, अब इनका कनेक्शन किससे बन गया? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से एयर से बन गया, तो ये कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होके कैसे हो जाएंगे? भारी, हैवियर हो जाएंगे। फिर नीचे जाएंगे, नहीं जाएंगे? ऐसे ही फिर ये आएंगे, चलता रहेगा। इसी ऐसे करंट्स को, ये हैं करंट्स, इन्हीं करंट्स को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। पानी बॉईल कर दो आप, नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए ना? ऐसा ही हवा में होता है, और ऐसा ही फ्लूइड्स यानी पानी में होता है। फ्लूइड्स में हवा और एयर और लिक्विड दोनों आ जाते हैं। ओशियन करंट्स सुना है आपने? यही उसमें होता है। तो कन्वेक्शन समझ में आ गया आपको? अभी एक रेनफॉल भी पढ़नी है हमको, कन्वेक्शन और रेनफॉल इसी कॉन्सेप्ट में डिपेंड करेगी। वो सीखेंगे हम, सीखेंगे, उसको भी सीखेंगे। कंडक्शन समझ में आ गया? एक व्यक्ति जो है
एक व्यक्ति जो है, आपने देखा होगा सर्दियों में वो बॉनफायर, हाथ सेकते हैं बॉनफायर से, है ना। अब बॉनफायर से एक व्यक्ति जो है, मान लो एक चम्मच में थोड़ा घी लिए हुए ऐसे रखे, तो घी जब गर्म होगा तो उस चम्मच से, क्योंकि वो आपकी मेटल है, वो आपका गर्म होते होते हाथ पे आ जाएगा। कैसे हाथ तक गर्मी आई? थ्रू स्पून, कंडक्शन है। इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। कहाँ होता है? मेटल्स में। हाँ, मेटल्स में, सही बात है। अब एक इंसान ऐसे करके हाथ ऊपर करके वो कर रहा है, सीख रहा है, तो इसमें कैसे क्या हुआ इसका? कन्वेक्शन, क्योंकि जो एयर है वो एयर मूव कर रही है ऐसे करके, गर्म होकर ऊपर जा रही है। जा रही है नहीं जा रही है? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना। और तीसरा एक रेडिएशन, एक वहां बैठा हुआ है, उसको भी गर्मी पहुंच रही है, वहां बैठा हुआ है, उसको भी गर्मी यहां से पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। तो यानी उसके लिए कोई मेथड ऑफ ट्रांसफर नहीं है हीट का, फिर भी हीट जा रही है। यानी हीट को ट्रांसफर होने के लिए जरूरी नहीं है, यानी सन से आने वाली हीट और लाइट, क्योंकि हम जैसे ही स्पेस में एंटर करेंगे वहां पे एयर भी नहीं है, तो क्या कौन सा मेथड चाहिए? रेडिएशन। इसलिए इनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? उसमें कंडक्शन हो जाएगा मेटल में। लेकिन इनको हम कहते क्या है? कहते रेडिएशन ही है, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रेडिएशन से आता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? नहीं हुआ? समझ आ गया? कोई डाउट है? नहीं है? चले आगे। एक और होता है ये आप वैसे तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे। नाम है इसका एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्या होता है ये भी समझा देते हैं। मान लो रामपाल चौक पे बहुत गर्मी है। कहाँ पे गर्मी है? रामपाल चौक पे। हवा चली, हवा सारी गर्मी अपने साथ उड़ा ले गई, क्या गर्मी बचेगी रामपाल चौक पे? टेम्परेरी क्या, फिर नए मॉलिक्यूल गर्म होके आएंगे, वही तो गर्मी देंगे। वो पुराने वाले जो गर्म मॉलिक्यूल है वो तो गए हवा के साथ, नहीं गए? गए नहीं गए? बिल्कुल गए। अगर वो मॉलिक्यूल चले गए तो क्या गर्मी, हीट का ट्रांसफर नहीं हो गया रामपाल चौक से? इसको कहेंगे एडवेक्शन। एडवेक्शन कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल। कन्वेक्शन कैसे होता है? वर्टिकल। रेडिएशन कैसे भी हो सकता है, कंडेंसेशन कैसे भी हो सकता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? कन्वेक्शन हमेशा वर्टिकल होगा, एडवेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, इन केस ऑफ ज्योग्राफी, नॉट फिजिक्स। नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए? कोई डाउट है यहां तक? चलें आगे, बोलो। हाँ, हीट ट्रांसफर के मेथड को एडवेक्शन बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो। और हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? जब कोई ठंडी हवा आए, गर्म हवा को उड़ा ले जाए। हाँ, मान सकते हैं, कहीं से भी आए पानी, कहीं बारिश हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हवा चली, एग्जाम्पल, अगर हवा चली तो क्या गर्म मॉलिक्यूल भाग जाएंगे उस हवा के साथ? वो तो खुद गर्म मॉलिक्यूल लेके आती है। हाँ, तो ठंडे हो जाते हैं। नहीं समझ में आई बात? कोई डाउट है यहाँ तक? चले आगे, समझ आ गया इतना? किचन में? हाँ हाँ, कन्वेक्शन। वैक्यूम क्लीनर तो वैक्यूम क्रिएट करता है ना वो। आप उसको हीट ट्रांसफर का मेथड, गर्मी कौन सी, गर्मी झाड़ते हो क्या फ्लोर से? वाटर वेपर बनता है। अरे आप फ्लोर से क्या निकाल रहे हो? गंदगी। वैक्यूम क्रिएट करके हम निकाल रहे, खींच रहे हैं। इस रूम में कुछ भरा है क्या? इस रूम में भरा है कुछ, क्या खाली है? एयर भरी है। एयर निकाल सकते हो इसकी पूरी? एसी एयर निकाल देता है बाहर। अगर एयर निकाल देगा तो फिर इनहेल क्या करोगे? मर जाओगे भाई। हाँ, दे भी रहा है, तो यानी वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। अगर वैक्यूम क्रिएट करोगे, वैक्यूम का मतलब क्या है? देखो मेरी बात समझो ध्यान से। हाँ, जहां पे एयर एग्जिस्ट नहीं है। अब यहां पे मान लो आपने जीरो एयर मॉलिक्यूल कर दिया। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे आपने स्माइली बॉल्स देखी हैं येलो कलर की?
देखिए येलो कलर की, इस पूरे रूम में हमने स्माइली बॉल्स भर दी बहुत सारी, कहीं भी निकलने की जगह नहीं है। हमने गेट खोला, क्या बाहर स्माइली बॉल्स भागेंगे? क्योंकि बाहर स्माइली बॉल्स नहीं है, यानी बाहर स्माइली बॉल्स के रिस्पेक्ट में वैक्यूम है। एयर का भी वही है। एयर क्या होता है, जहां पे वैक्यूम क्रिएट करोगे वहीं भागेगी, जहां पे एयर मॉलिक्यूल कम होंगे वहीं भागेगी एयर मॉलिक्यूल। वहां पे भी वैक्यूम क्रिएट नहीं करना है तुमको, सिस्टम खराब हो जाएगा नहीं तो वैक्यूम क्रिएट किया तो सिस्टम खराब हो जाएगा भाई। नहीं समझ में आई मेरी बात? पक्का समझ आ गई? चल सकते हैं आगे, मूव करें, चलें, ठीक है। तो इतनी बात सभी को यहां तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सन से आने वाली रेज हमेशा कैसी होती है? शॉर्ट वेव। और सोलर रेडिएशन क्यों होती है ये भी समझ आ गया। इस शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को जो एयर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं करते हैं? बताओ। नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। और वेवलेंथ कम होने की वजह से एयर मॉलिक्यूल के बगल से निकल के चली जाती है, तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है या बहुत लिटिल होगा। मैं फिर से बता देता हूं, एयर मॉलिक्यूल जो भी बीच में पाए जाएंगे उनके अगल बगल से निकल के सारा सोलर रेडिएशन कहां तक पहुंच जाएगा? अर्थ सरफेस तक। यानी यहां पे जो आने वाली रेडिएशन है उसमें एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस कम है या ना के बराबर, निग्लिजिबल। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही हिट करेगा, हिट करने के बाद एयर मॉलिक्यूल सोलर रेडिएशन कहां जाएगी? वापस। और जैसे ही हिट करती है वैसे ही रे का, वेव का नेचर चेंज हो जाता है। और नेचर कैसे हो जाता है इसका? यानी वेवलेंथ इसकी इंक्रीज हो गई जैसे ही अर्थ पे हिट किया। और इसका नाम भी चेंज हो गया। नाम क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल, क्योंकि ये टेरेस्ट है। टेरेस्ट मतलब फ्लोर, लिथोस्फियर, रॉकी सरफेस, है ना? तो अब जैसे ही हिट करके वापस जाएगी वैसे ही जो भी एयर मॉलिक्यूल होंगे इसमें एब्जॉर्प्शन अच्छे से करेंगे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई, ज्यादा एरिया कवर करेगी जब ये जाएगी। समझ रहे हैं? तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए हमारा एटमॉस्फेयर किससे हीट हो रहा है? इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन या आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? और देख लेना, ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस। आईपीएस कब से एग्जाम शुरू हो गया है? तुमको यहां शिफ्ट कर, उधर मत जाना आप कल से, तो चेयर ऐसी कर लो। अच्छा, गर्दन में दिक्कत तो हो रही है। कुछ तहलका तो करेंगे जब एग्जाम आने वाला होगा, दिन रात क्लास वाला भी तहलका होगा यहीं पे, और क्या। बोलो बोलो। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा हूँ? इजीली होगा क्योंकि वेव लेंथ जगह, एक्चुअली में ये वेव ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो गई, ये ऐसे जाएगी, वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेव, ये लॉन्ग वेव, वेवलेंथ ज्यादा हो गई, अब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एयर मॉलिक्यूल से हीट ज्यादा होगी। ठीक है, समझ गए बात को? तो देखो इसमें एक चीज समझाते हैं हम आपको। जैसे मान लो सोलर रेडिएशन एक थाल है, थाल समझते हो, एक प्लेट, और इस प्लेट में भरे हुए हैं रसगुल्ले। ये एग्जांपल दिया था हमने तुम्हारे क्लास में? नहीं दिया था? चलो अभी सुनो, रसगुल्ले भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? रसगुल्ले। अच्छा, इन रसगुल्लों को खाने वाले लोग रास्ते में हैं और ये थाल नीचे आ रहा है। अच्छा, नीचे आते हुए थाल में अगर ऊपर ये लोग देखेंगे तो रसगुल्ले दिखेंगे इनको? नहीं दिखेंगे। ये एक भी रसगुल्ला नहीं खा पाएंगे, ये लोग जो बीच में लोग हैं। तुमने मेरी बात शुरुआत से सुनी नहीं है ना? ऊपर से जो रसगुल्ले का थाल आ रहा है उसको नीचे से लोग देख रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है उसमें रसगुल्ले हैं। एक आध को मिल जाता है, वो पकड़ के गप कर जाता है, खा लेता है। लेकिन जैसे ही ये थाल हिट होगा और वापस जाना शुरू होगा, क्या ये लोग गपागप गोलगप रसगुल्ले
खाना शुरू कर देंगे। अच्छा एक बात देखो, अगर यहां पे लोगों की जगह कौन है, एयर मॉलिक्यूल है या नहीं है, बताओ हाँ या ना। सही बात है। अच्छा ये जो एयर मॉलिक्यूल हैं, ये कहां पे इनका नंबर ज्यादा है, नियर अर्थ सरफेस या फार फ्रॉम अर्थ सरफेस? नियर अर्थ सरफेस। तो क्या रसगुल्ले गपागप यहीं सारे खप जाएंगे? इनके लिए रह जाएगी चाशनी, इनके लिए रह जाएगा खाली थाल। हाँ या ना, समझ गए बात को। अब यहां अगर हम आपसे पूछें एटमॉस्फेयर में वर्टिकली अपवर्ड बढ़ने पे टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी तो नीचे ही है, प्रेशर भी यही है, क्योंकि लोग भी यही हैं, यानी एयर मॉलिक्यूल, और उन्होंने रसगुल्ले भी यहीं पे ज्यादा खाए हैं, तो गर्मी यहां पे ज्यादा होगी। नहीं समझ में आई बात? तो वर्टिकली अपवर्ड जाने पे प्रेशर भी घटता है और टेम्परेचर भी। नहीं समझ आई? क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? एकदम। तो बताओ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट्स अप एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट्स अप। इतनी बात एकदम। एब्जॉर्ब, वही तो हीट थी, वही रसगुल्ले इज हीट। वो एक ऐसा ट्रिक था, अब कभी भूलोगे नहीं आप लाके। क्यों वो चीज ग्लास हाउस की तरह निकल गई? क्या कितना निकला कितना रहा, इसको बोलते हैं हीट बजट। ये हम लोग एक लेके क्लास इंसुलेशन हीट बजट की, उसमें हम आपको कराएंगे। हम परसेंटेज भी याद करते हैं, हम आपको इस लेवल का तैयार कर देंगे। नहीं, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है कहां पे, परसेंटेज बताएंगे आपको। 100% अगर सन से आ रही है तो कहां पे कितनी जाएगी, ये भी देखेंगे। नहीं समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक? हाँ हाँ, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है। आपको माउंटेन की टिप पे खड़ा हो रहा है, तो उसको ज्यादा गर्मी लगेगी जो नीचे खड़ा हुआ है। नो, अच्छा आप माउंटेन पे जाते हो तो कपड़े कौन से पहन के जाते हो, गर्मी वाले सर्दी वाले? सर्दी वाले। तो फिर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो फिर तो आप हाफ टी शर्ट में जाओ माउंट एवरेस्ट पे। वो 8,000 मीटर में वो सनराइज ज्यादा होता है। ओके, हाँ इसीलिए हमने ये समझाया है। लोग ये सोचते हैं कि माउंटेन सन के ज्यादा पास है, हीट ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। हीट एक्चुअली में जो आने वाली है ना, वो शॉर्ट वेव है, वो तो ठीक है, लेकिन वो गर्मी तो है, लेकिन गर्मी को कोई रखेगा तब जगह गर्म रहेगी। जैसे सब्जी आप सुबह खरीद के लाए मार्केट से, मार्केट की शॉप में सब्जी रखी हुई थी, फिर आपने उसको लाके कहाँ रख दिया, किचन में, किचन में किसी चीज में रखा आपने, फिर वो उसको कुक किया गया, तो कुक करके किसी कंटेनर में रखा आपने, फिर खाया तो आपने कहाँ रख लिया उसे, पेट में। समझ रहे हैं? तो यानी किसी चीज को कंटेन करने के लिए जगह चाहिए ना, ऐसे हीट को कंटेन करने के लिए चाहिए। हीट को रखता कौन है अपने पास, एयर मॉलिक्यूल। अगर एयर मॉलिक्यूल हटा दो तो हीट रहेगी ही नहीं और आपको बहुत सर्दी लगेगी। नहीं, मैं बताऊंगा, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, विल डिस्कस अबाउट इट। उसमें आपका विंड का एक केस आएगा, एक विंड का रूल है उसमें। ये तुम जितना वर्टिकली अब बढ़ जाओगे ना, उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। कितनी भी हिल पे जाओ, पीक पे जाओ, रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि रखने वाला हो कोई। यहाँ पे नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल क्या है, कम, यहाँ पे ज्यादा। अगर यहां से हीट यहां ज्यादा होती तो हिमालय पे बर्फ नहीं मिलती आपको। बोलो। स्पेस में ठंड है नहीं, स्पेस में तो ठंड महसूस ही नहीं होगी आपको। अगर आपके बॉडी से गर्म एयर मॉलिक्यूल टच नहीं हो तो आपको ठंड और गर्मी महसूस ही नहीं होगी। यानी अगर अर्थ सरफेस से एयर भगा दो तो आपको गर्मी और ठंडी महसूस नहीं होगी, मॉडरेट। लेकिन अर्थ सरफेस बहुत गर्म और बहुत ठंडी हो जाएगी। इसकी बात करेंगे हम।
और इसकी बात करेंगे तब समझेंगे डेजर्ट की कहानी, डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड। और तुमको देखना सारे डेजर्ट याद हो जाएंगे सब। समझ आई नहीं भाई? इतनी बात क्लियर हो गई? इससे आगे कल करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी हम हाँ क्या है हमारा तो चालू है ना। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें दो तरह की गैसेस दिखती हैं, प्राइमरी गैसेस और सेकेंडरी गैसेस। प्राइमरी गैसेस वो गैसेस होगी जो वेरी नहीं करेंगी टाइम के साथ, नॉन वेरिएबल इन नेचर। और नॉन वेरिएबल गैसेस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। मेजरली यही नॉन वेरिएबल गैसेस है। बाकी और भी नॉन वेरिएबल गैसेस हैं, बट ये मेजर नॉन वेरिएबल गैसेस हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी गैसेस की, तो ये गैसेस क्या हैं? वेरिएबल। समय के साथ ये क्या होती है? इनकी कंपोजिशन चेंज होती है, कम या ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर सेकेंडरी गैसेस की बात करेंगे तो अदर देन प्राइमरी गैसेस, अदर देन प्राइमरी गैसेस। प्राइमरी गैसेस के अलावा सारी की सारी कैसी गैसेस हो गई? सेकेंडरी गैसेस हो गई। तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी एटमॉस्फेयर की गैस है जो सबसे ज्यादा वेरिएबल? सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस कौन सी है? मोस्ट वेरिएबल गैस ऑफ एटमॉस्फेयर? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरिएबल पूछ रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस CO2 है। सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस कौन सी है? वाटर वेपर। वाटर वेपर सुबह नहीं है, दोपहर में आ गया, दोपहर में नहीं है, शाम को आ गया। सबसे वेरी कौन करता है ज्यादा? वाटर वेपर। अब यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी है। अब एक और चीज समझने से पहले अब हम चलते हैं गैसेस की तरफ। सबसे पहली गैस है हमारी कौन सी? नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज वेल एज ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। क्योंकि बिना नाइट्रोजन गैस के आपके प्रोटीन की सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता। अगला, नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन गैस जो है आपकी, ये आपकी इनएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव नहीं है, या हम लिख देते हैं इसको नॉन रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज की जाती है। जितने भी आप पैकेट्स देखते हो, जो आपके खाने वाले पैकेट्स हैं, है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई भी बहुत सारी जाती है, और साथ में ये जल्दी रिएक्शन भी नहीं करती है। प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन बिना नाइट्रोजन के पॉसिबल है ही नहीं बन जाए, क्योंकि एक बैक्टीरिया राइजोबियम करके, ठीक है, वो प्रोटीन। आपने सुना होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, सुना है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से प्लांट्स करते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कौन से प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स कहलाते हैं? जितने भी पल्सिस के प्लांट्स हैं, यानी दालों के, वो सारे के सारे कैसे हैं? लेगुमिनस। सारे के सारे लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसलिए पल्स में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमको? प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है, प्रोटीन, ठीक है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग फायर इंसिडेंट्स।
फायर इंसिडेंट्स कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड तो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होती है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होने वाली गैस आपकी CO2 है। वहीं पे ये आपकी क्या करती है, ये आपकी जो है फायर इंसिडेंट्स को कम कर देती है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक चीज हमें ऐसे समझना पड़ेगा, जैसे इस रूम में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। आग बिना ऑक्सीजन के नहीं लग सकती, ये बात पता है आपको। अगर मैं इस रूम की सारी नाइट्रोजन निकाल के ऑक्सीजन भर दूं, तो क्या इस रूम में आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आग लगने के चांसेस इस रूम में बढ़ जाएंगे। अगर आग लगने के चांसेस इस रूम में बढ़ जाएंगे, तो कौन इस रूम में आग लगने के चांसेस को कम कर रहा है? अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या कर दे रही है? ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर दे रही है, दूर दूर कर दे रही है। ठीक है, तो फायर इंसिडेंट को कंट्रोल कैसे करती है? बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके नाइट्रोजन फायर इंसिडेंट्स को रोक रही है। हाँ, बोल सकते हैं। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर्स में तो CO2 यूज ही होती है, जो कि फायर को बुझा देती है। ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को कम कर रही है ना। हाँ बिल्कुल। बहुत मजे ले रहे हो रंजीत तुम आजकल। काय में से निकालनी है? हाँ, तो बहुत से तरीके हैं हमारे पास। ऐसी कोई चीज लाएंगे जो केमिकल रिएक्शन करे नाइट्रोजन से, वो सारी नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाएगी। इसका अंदर गैस आने का जो जरिया है वो बंद कर देंगे। समझ गए नाइट्रोजन के बारे में? क्लियर हो गया? चल सकते हैं अब आगे। अब दूसरी गैस हमारी कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है 20.98%। और जो ऑक्सीजन ये 20.98% पाई जाती है, ये जो पाई जाती है आपकी, ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। हेल्प्स क्या? रेस्पिरेशन तो इसके बिना पॉसिबल है नहीं। हेल्प्स इन कंबशन, essential for respiration। essential for respiration। बाकी इसके फॉर्मेशन की अगर आपसे बात कही जाए कि भाई ऑक्सीजन कैसे फॉर्म होती है, तो पूरी ऑक्सीजन साइकिल होती है, लेकिन एक फॉर्मेशन का तरीका याद रखिएगा। जितने भी ऑक्साइड ओर्स होते हैं, ओर समझते हो किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ओर? ओर किसको कहते हैं हम? जिसमें से मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ऐसा पत्थर, यस, ऐसा पत्थर जिसमें एक मिनरल की कंपोजिशन ज्यादा पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो जो ओर है, अगर ये ऑक्साइड ओर है, तो इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन होगा। जब इसमें से हम मिनरल निकाल लेंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन होती है इस तरीके से। अगली गैस जो हमारे पास है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इज आर्गन। और आर्गन कितनी पाई जाती है? 0.93% इन एटमॉस्फेयर, है ना। क्या? नहीं, ऑक्सीजन से देखो, आप इसकी बात कर रहे हो।
हाँ, हाँ एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस लेना सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन यानी बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है या है संभव। आर्गन मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर है, नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। आज हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, हमने सोचा क्लास हो ही जाएगी, फिर भी नहीं पढ़ा हमने। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस है। अच्छा, नोबल गैस कौन कौन सी होती है? क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। कौन सी ऐसी गैस है जो नहीं पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, और कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? आर्गन। बाकी सारी ही पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आर्गन। और कौन सी नहीं पाई जाती है? रेडॉन। याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में नोबल गैस, नोबल गैस क्यों कहते हैं इनको, वाई दे आर नोबल? यस, इनका आपका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है। नोबल या इनर्ट या जीरो ग्रुप गैसेस बोलते हैं इनको हम, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो रेडॉन जो है आपकी, ये क्या हो जाएगी? नहीं पाई जाएगी। वहीं पे आर्गन सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ओके, आर्गन किस में फिल करने के लिए यूज करते हैं? बल्ब्स में फिल करने के लिए आर्गन का यूज होता है। बल्ब, बल्ब्स, बल्ब्स, यस, इनर्ट है। आप ही सोचो, अगर अंदर आपने बल्ब जलाया और अंदर रिएक्शन हो गई तो बल्ब तो फूट जाएगा, काम खराब हो जाएगा, है ना। तो रिएक्शन करके अगर गैस ही खत्म हो गई और कुछ और बन गया, जल गई, ऑक्सीजन डाल दी और जल जाएगी, कार्बन छा जाएगा बल्ब के अंदर, तो बल्ब में हम यूज करते हैं आर्गन को। ठीक है, आर्गन को हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन करते इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम है। हम जल्दी किसको सक कर लेंगे, एकदम निकाल लेंगे और भर देंगे? नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा फैली है। नहीं समझ में आई बात? आगे ना, आगे चलें। फोर्थ मोस्ट अबंडेंट गैस है आपकी CO2, पाई जाती है 0.03% इन एटमॉस्फेयर। CO2 की अगर हम बात करेंगे, CO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये एक कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस है। और ये क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोब को क्या कर रही है? ये वार्म कर रही है, यानी हीट को क्या करती है? ये, यस, हीट को ये आपकी ट्रैप करती है। हीट को क्या करती है भाई? ट्रैप करती है। क्या सिर्फ यही एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा कोई गैस नहीं है ग्रीन हाउस? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल हमने आपको बताया था वाटर वेपर, कल बताया था वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, नहीं बताया था? वाटर वेपर, इसके अलावा ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है ना। इसके अलावा CO2 तो है ही है, वो तो लिखी है आपके ऊपर। इसके अलावा आपकी NO2, नो, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, NO2। इसके अलावा मीथेन, ये सारी की, इवन डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो ग्रीन हाउस। डस्ट पार्टिकल भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। CO2 प्राइमरी गैस है, सेकेंडरी। हिमांशु नहीं आया?
तबीयत ही खराब हो गई। वो हमसे कह रहा था कि क्लासेस आप ले नहीं पाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हो? पोल्यूशन के टाइम पे मतलब क्या कहना चाहते हो आप कि नहीं, ऐसा हम ऐसा आप क्यों कह रहे हो? वाई यू आर स्टिक टू सीओ? अब सीओ पे ही स्टिक क्यों हो एयर पोल्यूशन के लिए? एयर पोल्यूशन तो आपकी जो फैक्ट्री है जो गैस निकाल रही है इज H2S डज मेक डज क्रिएट एयर पोल्यूशन। वो भी तो एयर पोल्यूशन करती है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, आपकी एयर पोल्यूशन करती है। एयर पोल्यूशन तो डिपेंड होता है एग्जॉशन कैसे हो रहा है, कौन सी गैस एग्जॉस्ट हो रही है ना। एयर पोल्यूशन एग्जॉस्ट से याद आया, एग्जॉस्ट भी इधर ही लगा दें क्या? यहाँ पे आ जाएगा क्या? भी इसका नहीं आ पाया यार, बाहर ही लगाना पड़ेगा। आज देखते हैं। हाँ, लाइट भी रह गई है भैया, जो लाइट आज ही बुला लेते हैं किसी ने। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर हो गया? कोई डाउट? चल सकते हैं आगे अब हम। ओके, तो ये थी आपकी कौन सी गैस भाई? CO2। CO2 के बाद अगली गैस आप लिख लोगे नियोन। नियोन में बस इतना लिख लो, ये 5th नंबर पे पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर। 5th मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर की नियोन। आपने एक बात तो थोड़ा समझी होगी, दिमाग से सोचा होगा कि जितनी भी नोबल गैस हैं सब अपने आप में प्राइमरी गैसेस हैं, क्योंकि नोबल गैस का कंपोजिशन चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ये किसी से रिएक्शन करती ही नहीं है, तो नोबल गैस खुद में प्राइमरी गैसेस हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे। नॉन वेरिएबल इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी गैसेस हो गई। इसके बाद हम आते हैं वाटर वेपर की तरफ। वाटर वेपर क्या मिलता है एटमॉस्फेयर में? मिल जाता है काफी ज्यादा। वाटर वेपर 1% से 4% या 0% से 4% लिख सकते हो आप। वाटर वेपर जहां 1 या 0% है उस एरिया को एरिड बोलते हैं, शुष्क, और जहां पे 4% है उस एरिया को ह्यूमिड बोलते हैं। मोस्ट वेरिएबल गैस ऑफ एटमॉस्फेयर है। सबसे ज्यादा वेरी करने वाली गैस है एटमॉस्फेयर की। इसके अलावा वाटर वेपर की अगर हम बात करेंगे तो वाटर वेपर ये बताओ, इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे घटेगा या बढ़ेगा? और वर्टिकली अपवर्ड जाने पे एटमॉस्फेयर में? तो वाटर वेपर के दो याद रखने हैं आपको, वर्टिकली अपवर्ड इन एटमॉस्फेयर, और फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? वाटर वेपर विल डिक्रीज। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाते हैं तो बताओ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है बढ़ता है? कम होता है। तो कम, हाँ, तो टेम्परेचर जितना कम वाटर वेपर उतना ही कम, क्योंकि उतना ही इवेपोरेशन कम होगा। समझ आई बात?
चलिए आगे, क्लियर हो गया इतना? वर्टिकली अपवर्ड इन एटमॉस्फेयर और इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे भी घटेगा। और ऑल वेदर एक्टिविटी, सारी की सारी वेदर एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती हैं? वाटर वेपर पे। साथ में एक बात और याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? कि वाटर 90% ऑफ वाटर वेपर आपका अप टू 3 किलोमीटर ऑफ एटमॉस्फेयर में ही देखने को मिलता है। 90% ऑफ वाटर वेपर, 10% इसके ऊपर मिलता है। अप टू 3 किलोमीटर ऑफ द अर्थ हमें 90% ऑफ वाटर वेपर देखने को मिल जाता है। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अंतिम चीज जो हमें सीखनी है वो है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ओके, तो लास्ट इज एरोसॉल जो हमें पढ़ना है। एरोसॉल क्या होता है? आपने सॉल वर्ड सुना होगा कभी? केमिस्ट्री में एक वर्ड है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर है सॉल करके, सुना है? नहीं सुना है? सुना है। चलो, इसमें होता क्या है, अगर एक डस्ट पार्टिकल के आसपास वाटर वेपर आ जाए तो क्या डस्ट प्लस वाटर वेपर दिखेगा आपको यहाँ पे? डस्ट प्लस वाटर वेपर, और डस्ट प्लस वाटर वेपर है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम? एरोसोल। एरोसोल इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड। और यही जो एरोसोल होते हैं, जैसे कि ये जो डस्ट पार्टिकल है इसने अट्रैक्ट किया है सारे के सारे मॉइस्चर को, यानी ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है ये, और हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका। हाइग्रो माने क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हाइग्रो? हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाइग्रो का मतलब क्या होता है? हाइग्रो माने हमेशा होता है वाटर वेपर, यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर, हाइग्रोमीटर किसके लिए यूज होता है? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोग्राफ इज यूज्ड फॉर, हाइग्रोग्राफ किसके लिए यूज होगा? रिप्रेजेंटिंग अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। हाइग्रो वर्ड यूज होता है इनके लिए। तो ये कैसे न्यूक्लियाई होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। जैसे आप रेनी सीजन में खाना खाते हो और आपने अगर टेबल पे टेबल सॉल्ट को छोड़ दिया ओपन, तो क्या होता है? पानी पानी हो जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट पार्टिकल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? मॉइस्चर को। और मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा सॉल्ट पार्टिकल? गीला हो जाएगा। नहीं होगा? नहीं समझ आई बात? आ गई ना? क्लियर हो गई बात? तो पानी पानी हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा। यानी सॉल्ट पार्टिकल हो या डस्ट पार्टिकल हो, ये दोनों ही किस तरह बिहेव करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। स्कोपिक एक वर्ड है, रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव। फिलिक और फोबिक सुना है आपने? फिलिक माने होता है लव, फोबिक माने होता है डर। ऐसे ही है स्कोपिक। स्कोपिक माने भी क्या होता है? लव। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनका लव है टुवर्ड्स मॉइस्चर, उनको ही क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलें आगे, मूव करें। ओके, एरोसोल। एरोसोल के बाद अब जो है एरोसोल। ठीक है, चल सकते हैं अब आगे आप लोग। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, डस्ट प्लस वाटर। ओके, चल कॉम्पोजिशन हमारा फिनिश होता है यहां पे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर।
आज मौसम तो एकदम सुहाना सुहाना हो गया है। बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी। हम्म, बीमार पड़ने, हाँ सही बात। अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ O3 नहीं किया यार हमने। अच्छा, एक गैस रह गई है, वो हमें और करनी है कॉम्पोजिशन। उसके बाद स्ट्रक्चर करना है। थोड़ा सा व्यवस्था बनानी पड़ेगी तुमको। एक गैस और। O3 बोले तो ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन दो जगह पाई जाती है। एक ओजोन को बोलते हैं हम सरफेसियल ओजोन। सरफेसियल ओजोन बोले तो अर्थ के करीब पाई जाने वाली ओजोन। और एक ओजोन है कहां पे देखने को मिलती है, ओजोन लेयर में। नहीं, मिजो स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर मिलती है हमें 13 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर, दैट इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। अगर हम ज़्यादा परफेक्ट लिखें तो लोअर स्ट्रेटोस्फियर, लोअर स्ट्रेटोस्फियर ओजोन लेयर। सरफेसियल ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। वहीं पे ओजोन लेयर जो है आपकी, वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ग्रीन हाउस वो भी, लेकिन वो हमें इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, अब जो ऊपर से आने वाली सन रेज हैं, इसमें से ये हीट को तो ट्रैप करती ही करती है, साथ में ये क्या करती है, यूवी रेज और इंफ्रारेड, इन दोनों को भी ट्रैप कर लेती है। ठीक है, इनको तो ट्रैप करती ही करती है यूवी को। ठीक है, यूवी को ट्रैप करने की वजह से ये हमें सेफ गार्ड करती है, किससे, स्किन डिसीजेस से, कैंसर, है ना, डर्मा डिसीजेस से ये हमको सेफ गार्ड करती है। डर्मा वर्ड यूज होता है, रूट वर्ड है किसके लिए, फॉर स्किन, डर्मा वर्ड। ठीक है, स्किन डिसीजेस को सेफ गार्ड करती है। अच्छा, ओजोन लेयर जो है आपकी, इसका होने लगा है क्या, डिप्लीशन। ओजोन लेयर का क्या होने लगा है, डिप्लीशन होने लगा है। क्यों ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन इसलिए होने लगा है क्योंकि इससे CFCs एंड HCFCs रिएक्ट करके O3 को O2 में कन्वर्ट कर रही हैं। साथ में इससे एक और रिएक्शन करता है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में इसका डिप्लीशन करने के लिए PSCs भी रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट आर पोलर स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड्स। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स भी रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन लेयर, पोलर स्ट्रेटोस, डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है सारी की सारी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा रहा है, खुशबू, इसकी खुशबू परेशान भी तो करती है। अच्छी लग रही तुम लोगों को खुशबू, आने रही है। अच्छा वो है, ये वो वाली है अगरबत्ती है ना, ओके। हमने जाना वो है, वो मच्छर वाली।
मुश्किल हो जाएगा बैठना। सफोकेशन हो जाता हमको तो उससे। चले आगे, क्लियर हो गया इतना। अब बताओ ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं। हम एक अवेयरनेस डे बनाते हैं हर बार 16 सितंबर को, और इसको बोलते हैं ओजोन डे। और हम बात करते हैं कि ऐसा कोई भी अप्लायंस यूज ना हो जिसमें ये वाली गैसेस आपकी निकलें। याद रखिएगा NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस जेट प्लेन से निकलती है। आप देखते हो जेट प्लेन के पीछे एक सफेद लाइनिंग बन जाती है, प्लेन्स देखे ना हमने ऊपर जेट प्लेन्स के। ये जो गैसेस निकलती हैं ऊपर टेम्परेचर इतना कम है कि जैसे ही निकलती हैं वैसे ही जम जाती हैं।
इसके बाद हमने थर्ड इसका ज्यादा इसकी पाई जाती है फॉर्म ट्रैप इसी को आर्टिकल ठीक है नाउ NO2 से ऐसा कुछ अलग अलग है ना इसमें एरोसोल हमारी बाहर हम वाला जाने पे मिल जाता है एरोसोल वो तरफ क्या एक चलता है होना होगा क्या है एरोसोल कर लेता है बहुत ये मान उस दो जगह तो सर वाली ऐड हो जाओ और वो आ गया स्टूडेंट ऐड और क्या करेगी लेकिन यूज होगा